गीता उदास मन से अपने कमरे में लेटी हुई थी। आज उसकी सास ने जरा सी बात पर उसे 2 थप्पड़ लगा दिए थे। तब से ही उसका मूड खराब हो गया था और वो सोच रही थी कि शाम को जब उसके पति और ससुर जी घर पर आएंगे तो वो इस मामले में बात जरूर करेगी। तभी खाना खाने बैठी सास उसे जोर जोर से आवाजें लगाने लगी। जब वो बूझे मन से हॉल में पहुंची तो उसकी सास उसे गुर्राते हुए बोली, बहू मैं तो तुम्हारी माँ समान हूँ ना, 2 थप्पड़ लगा ही दिए तो उसका गुस्सा तुम सब्जी में मिर्ची तेज करके निकालोगी क्या? इतना कहकर सास ने एक और तमाचा लगा दिया। गीता स्तंभ सी रह गई। अब उससे चुप नहीं रहा गया। वह गुस्से में फट पड़ी और कहने लगी, माँ जी पहली बात तो यह कि उस समय आपने मुझे जो 2 थप्पड़ लगाए थे उसके लिए मैंने अभी तक आपको माफ नहीं किया और आपने फिर से मुझे थप्पड़ मार दिया। दूसरी बात यह है कि उसके बाद मैंने ये सब्जी नहीं बनाई है। सब्जी मैंने पहले ही बनाई थी और कल आपने खुद ही कहा था कि आपको फीकी फीकी सब्जी खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाल दी। अगर सब्जी में मिर्ची तेज हो भी गई तो इसके लिए आपको मुझे थप्पड़ मारने का कोई अधिकार नहीं है। और जहाँ तक बात रही मेरी माँ की, तो मेरी माँ मुझे थप्पड़ नहीं मारती है जो मैं आपकी थप्पड़ खाती रहूं। अगर आपको इतना ही माँ बनने का शौक है तो अपनी बेटी को बुलाकर उसे थप्पड़ मारिए, मुझे नहीं। और मैं ससुराल में आपसे थप्पड़ खाने के लिए नहीं आई हूँ। गलती हर किसी से होती है, आप मुझे प्यार से भी बोल सकती हैं। मेरी हर गलती पर आप मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती और जब तक इस बात का फैसला नहीं होगा तब तक मैं इस घर में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई और उसने तुरंत ही अपने पति सुनील को फोन लगा दिया। सुनील ने ये सब सुना तो बड़ा परेशान हो गया। वह कहने लगा कि एक तो ऑफिस में ही मुझे 1000 तरह की टेंशन होती है और ऊपर से घर में भी किचकिच होती रहती है। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल को गहरी ठेस पहुंची थी। वह भरे गले से बोली कि यहाँ तुम्हारी मम्मी मुझे मार रही हैं और तुम्हें अपनी टेंशन की पड़ी है। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ मुझ पर हाथ उठाकर गलत कर रही हैं? सुनील बोला कि गलत सही मैं घर में आने के बाद भी देख सकता हूँ, ऑफिस में फोन करके मुझे परेशान क्यों कर रही हो तुम? गीता ने गुस्से में फोन काट दिया। उसे लगने लगा कि इस घर में तो कोई मेरी तकलीफ को समझने वाला है ही नहीं, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? उसने जल्दी से अपने कुछ जरूरी सामान और कपड़े पैक किए और बैग उठाकर कमरे से बाहर निकली। उसकी सास उसे जलती हुई नजरों से घूरते हुए बोली, क्या हुआ मायके चल दी क्या? 2-4 थप्पड़ मार भी दिया तो इसमें इतना बौखलाने वाली कौन सी बात है? जाओ, जहाँ जाना है जाओ, कोई तुम्हारे पीछे नाक रगड़ने के लिए नहीं आएगा। मायके में 4 दिन रहोगी तो आटे दाल का भाव खुद ही पता चल जाएगा और तुम्हारे घर वाले तुम्हें खुद धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। गीता गुस्से में भड़कते हुए मायके जाने के लिए निकल पड़ी। इधर सुनील अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसे ही ऑफिस में बॉस ने उसे किसी बात के लिए डांट दिया था तो उसका मूड खराब था और ऊपर से गीता ने भी अचानक से फोन करके रोना धोना शुरू कर दिया तो उसका मूड ही खराब हो गया था और खराब मूड में उसने गीता को भी डांट दिया था। थोड़ी देर तक ठंडे दिमाग से सोचने के बाद उसे भी लगा कि सच में उसकी माँ ने गीता पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया। उसने अपनी माँ को फोन लगाया तो उसकी माँ गुस्से में कहने लगी कि तेरी पत्नी घर छोड़कर भाग गई है। कैसा मर्द है तू, अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं रख सकता? इतना कहकर उन्होंने भी फोन काट दिया। सुनील बड़ा परेशान हो गया और वह सोचने लगा कि घर में तांडव मचाए ये लोग और कंट्रोल में मैं अपनी पत्नी को रखूं। आखिर वह भी इंसान है, उसे भी किसी बात का बुरा लग सकता है। अब ऑफिस में सुनील का मन नहीं लग रहा था। छुट्टी का समय भी होने वाला था तो बस वह जल्दी जल्दी काम समेटने लगा। जब वह घर पहुंचा तो खाली घर में सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी माँ शायद पड़ोस में किसी घर में बैठकर बातें करने के लिए चली गई थी। वो खामोशी से सोफे पर पसर गया और टीवी चलाकर न्यूज चैनल बदलने लगा, लेकिन किसी भी न्यूज में उसका मन ही नहीं लग रहा था। उसे गीता की बहुत याद आ रही थी। थोड़ी देर में उसने टीवी बंद किया और हिम्मत करके गीता को कॉल लगाया,
लेकिन गीता इतनी नाराज थी कि वह फोन ही नहीं उठा रही थी। सुनील सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं? रूठी हुई पत्नी को कैसे मनाऊं? उसने एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखकर माफी मांगी और उसे घर वापस आने के लिए कहा। तब गीता ने उसे कॉल किया और कहने लगी, मम्मी जी छोटी छोटी गलतियों पर मुझ पर हाथ उठा रही है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक उन्हें उनकी गलती का एहसास नहीं हो जाता और वह वादा नहीं करती कि वह भविष्य में दोबारा मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगी, तब तक मैं घर नहीं आऊंगी। सुनील ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गीता अब ऐसे ही घर में वापस नहीं आने वाली थी। जब शाम को उसकी माँ घर आई तो उसने अपनी माँ से बात करने का फैसला किया। उसकी माँ उसे देखते ही कहने लगी, बेटा बहू तो घर छोड़कर भाग गई है, अब खाना वगैरह तो मुझसे नहीं बनेगा भाई, खाने पीने का क्या इंतजाम करना है वह देख लो। तभी सुनील के पिता दिनकर जी भी ऑफिस से आ गए। जब उन्हें सारी बातें पता चली तो उन्हें भी बड़ा गुस्सा आया। वह अपनी पत्नी को डांटते हुए बोले कि तुम्हें बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बहू कोई दूध पीती छोटी बच्ची नहीं है और वह इतनी उदंड नहीं है कि उसे मारा पीटा जाए। अब सास तो सास ठहरी, वो किसी भी कीमत पर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि गलती उनसे हुई है। वह कह रही थी कि अगर मैंने बहू पर हाथ उठा भी दिया तो इसके लिए इतना बवाल करने की क्या जरूरत थी। अब दिनकर जी ने सोचा कि उन्हें अपनी पत्नी को अलग तरीके से सबक सिखाना होगा। उस रात को सुनील और दिनकर जी ने मिलकर खाना बना लिया था, लेकिन किसी को भी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। किसी तरह रात बीती। अगले दिन सुबह सवेरे दरवाजे की घंटी बजी। कमला जी ने सोचा कि बहू उठकर दरवाजा खोलेगी। तभी अचानक उन्हें ये याद आया कि बहू तो घर पर है ही नहीं। वह मन मसोस कर उठकर खड़ी हुई। सुबह की नींद उन्हें बहुत प्यारी होती थी, फिर भी उन्हें उठना पड़ा क्योंकि घर में और कोई था ही नहीं। सुनील और उनके पिताजी सुबह सवेरे टहलने के लिए चले जाते थे। कमला जी दरवाजा खोलकर स्तंभ से खड़ी रह गई क्योंकि उनकी सासू माँ पद्मा जी गांव से आई थी। वह कमला जी को देखते ही बोली, ये क्या बहू, अभी तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है क्या? कमला जी ने घबराते हुए अपनी सास के पैर छुए और कहने लगी, वह माँ जी बस उठ ही गई थी। उनकी सास उन्हें पीछे हटाते हुए बोली, अब घर के भीतर भी आने दोगी या नहीं? कमला जी अपनी सास से बहुत डरती थी क्योंकि उनकी सास बहुत ही कड़क मिजाज की थी। कमला जी सास बनने के बाद अपनी बहू पर रौब झाड़ रही थी, लेकिन सास के सामने वह एकदम भीगी बिल्ली सी बन गई थी। वह कहने लगी, माँ जी आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। उनकी सास कड़क आवाज में बोली कि मेरी चाय में दूध ज्यादा और शक्कर कम होना चाहिए, समझ गई ना तू? कमला जी तुरंत ही सहमति में सिर हिलाते हुए रसोई में दंदना कर घुस गई। अब सासू माँ घर पर आ गई थी तो जल्दी से उन्हें चाय देने के बाद वह घर के साफ सफाई में जुट गई। साथ ही नहा धोकर उन्होंने मंदिर में दिया भी जला दिया था। वह अपनी सास के सामने एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही थी ताकि सासू माँ की डांट ना पड़ जाए। नाश्ता बनाते बनाते थकान से उनकी हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि बहू के आने के बाद कमला जी की काम करने की आदत तो छूट ही गई थी। उन्हें अकेले काम करते हुए देखकर पद्मा जी ने धीरे से कहा, अरे बहू, तेरी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अभी तक सोई है क्या? तो वो कहने लगी, नहीं माँ जी, वह तो मायके गई है, मैं उसे फोन कर देती हूँ, वह शाम तक आ जाएगी। पद्मा जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, कैसी औरत हो तुम, सास बन गई हो लेकिन बहू को घर में रखना नहीं सीख पाई। कमला जी थोड़ा घबरा गई थी कि अगर बहू ने आकर उनकी पोल खोल दी तो क्या होगा, क्योंकि पद्मा जी अपनी पोता बहू से बहुत प्यार करती थी। खैर सुनील और दिनकर जी भी जब टहल कर आए तो घर में पद्मा जी को देखकर वह दोनों भी काफी खुश हो गए। घर में हंसी ठहाकों का दौर शुरू हो गया था। उधर रसोई में कमला जी अपनी सास के मनपसंद आलू के पराठे सेक रही थी। जब वह पराठे लेकर आई तो पहला निवाला खाते ही पद्मा जी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अरे ये क्या, पराठे तो अच्छे से सेके ही नहीं है तुमने, बिल्कुल कच्चे से लग रहे हैं। बहू, लगता है इतने दिनों से मैं गांव में थी तो तुम रसोई के काम करना भूल गई हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये कच्चे पराठे, लगता है तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो
ताकि मैं यहाँ से चली जाऊं। कमला जी डर के मारे बोली, नहीं नहीं अम्मा जी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। तब उनकी सास गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, एक तो गलती करती है, ऊपर से मुझे जवाब भी देती है। इतना कहकर पद्मा जी ने कमला जी को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया तो कमला जी सन्न सी रह गई थी, क्योंकि इतने लंबे जीवन काल में कभी भी उनकी सास ने उन पर हाथ नहीं उठाया था। उनका हृदय जोर से धड़कने लगा। तब पद्मा जी ने अपने हाथ पीछे खींचते हुए कहा, लगाऊं क्या एक थप्पड़। तुझे क्या लगता है कि गलती होने पर हाथ उठाना केवल तुझे ही आता है? मैं भी तुझ पर हाथ उठा सकती हूँ, आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ की जैसी हूँ। तो अगर तुम अपनी बहू पर हाथ उठा सकती हो तो मैं अपनी बहू पर हाथ क्यों नहीं उठा सकती? आखिर सास भी तो माँ समान ही होती है। कमला जी हैरानी से उन्हें देखने लगी तो पद्मा जी ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? मुझे सब पता है कि नई बहू घर छोड़कर क्यों गई है। देखो, तुम एक औरत हो, फिर भी दूसरी औरत का मान सम्मान नहीं रख पाई। इतने सालों में मैंने तुम्हें चाहे जितनी भी डांट लगाई हो, क्या मैंने कभी तुम पर हाथ उठाया है? कमला जी ने धीरे से ना करते हुए सिर हिलाया तो पद्मा जी कहने लगी, तो तुम्हें अपनी बहू पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दे दिया? अगर तुम्हें बहू की माँ बनकर उस पर प्यार दुलार लुटाना है तो वह अच्छी बात है, लेकिन तुम माँ का नाम लेकर उस पर हाथ उठाने की अधिकारी नहीं बन जाती हो, क्योंकि बड़े होने के बाद माँ भी अपनी बेटियों पर हाथ नहीं उठाती है। तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम अभी के अभी बहू को फोन लगाओ और उससे वादा करो कि तुम कभी उस पर हाथ नहीं उठाओगी, वरना सास तो मैं भी हूँ और हाथ मेरा भी उठ सकता है। अब तो कमला जी के पास इनकार करने के लिए कोई शब्द ही नहीं रह गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी बहू को फोन लगाकर उससे माफी भी मांगी और भविष्य में कभी दोबारा उस पर हाथ न उठाने की बात करते हुए उसे घर आने के लिए कहा। तो शाम तक गीता घर पर वापस आ गई। उसे खुशी थी कि पहली बार हाथ उठाने पर ही उसने गलत बात का विरोध किया और परिवार के बाकी सदस्यों की सोच अच्छी थी, इसलिए उन सब ने मिलकर कमला जी को उनकी गलती का एहसास दिला दिया था। दोस्तों, गलती चाहे किसी से भी हो, किसी पर हाथ उठाना बिल्कुल गलत बात है। इसलिए यदि कोई किसी पर हाथ उठाए तो पहली बार में ही उसका खुलकर विरोध करना चाहिए, ताकि आगे से वह इंसान दोबारा ये गलती ना करे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।